धीरजपुर नामक एक गांव में आलोक और उसकी पत्नी सुनीता अपने बेटे टीटू के साथ रहा करते थे। आलोक का गांव में चिकन ढाबा था, जहां पर वो चिकन के बने पदार्थ बनाकर बेचा करता था। लेकिन आजकल उसके ढाबे पर एक मक्खी तक जल्दी नहीं मंडराती। पता नहीं अब क्या हो गया है पूरे गांव को। अचानक से सभी शाकाहारी हो गए हैं क्या? धीरजपुर में रहना है तो हमें धीरज तो रखना ही होगा ना जी। चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे ग्राहक। तुमने उन्हें स्पेशल न्योता दिया है क्या सुनीता? जी नहीं तो भला मैं क्यों उन्हें न्योता दूं? क्या आप भी कैसी बातें करने लगते हैं। नहीं, तुम जो बड़ा बोल रही हो कि आ जाएंगे। हाँ, अरे जाओ जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। आलोक दिन भर मेहनत से चिकन के डिशेस बनाता, लेकिन बस थोड़े बहुत ग्राहक ही उसके ढाबे पर आते, जिस कारण वो बहुत दुखी होता। हे लक्ष्मी मैया, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझसे नाराज मत होइए। पापा, स्कूल की फीस भरनी है, वरना मुझे स्कूल में आने से मना कर देंगे। अरे ऐसा कैसे मना कर देंगे? मैं मैं कल ही तेरे प्रिंसिपल से आकर बात करता हूं। उनके लिए चिकन फ्राइड राइस और बटर चिकन भी लेकर जाऊंगा, ताकि वो मान जाएं। हे भगवान जी, आप भी ना, सच में। अब पैसे नहीं है तो क्या करूं सुनीता? थोड़े दिनों की मोहलत मांग कर आता हूं ना प्रिंसिपल सर से। आलोक टीटू के स्कूल प्रिंसिपल के लिए स्पेशल बटर चिकन और चिकन फ्राइड राइस बनाकर ले जाता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। ये क्या है आलोक जी? आप इस तरह स्कूल में टिफिन नहीं लेकर आ सकते हैं। खाना है तो स्कूल कैंटीन में जाकर खाइए। प्रिंसिपल सर, दरअसल वो मेरा चिकन ढाबा है, लेकिन वो कई दिनों से ठीक से चल नहीं रहा। ग्राहक ही नहीं आ रहे, इसलिए थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है। आप ये खाइए तो ना। प्लीज ये खाइए, आपके लिए ही स्पेशली बनाकर लाया हूं। आलोक प्रिंसिपल को जबरदस्ती चिकन की डिश खिलाता है, जिसे खाने के बाद प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा टिफिन सफा चट कर देते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि आप मुझे फीस भरने के लिए थोड़ी और मोहलत दे देंगे क्या? प्लीज प्रिंसिपल सर। जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब मन हो तब फीस भर देना। बस मुझे हर हफ्ते आपके हाथ के बने चिकन डिशेस भेज दिया कीजिए, ठीक है? जी, जरूर जरूर। आलोक टीटू के स्कूल के टेंशन तो दूर कर देता है, लेकिन बाकी के टेंशन्स अब भी उसकी राह देख रहे थे। एक दिन चिकन ढाबे पर उसका घर मालिक आ जाता है। अरे क्यों भैया आलोक, ढाबा तेरे नाम पर है लेकिन घर तो तेरे किराए का ही है ना। भूल गया क्या? अरे पिछले 2 महीनों से तूने किराया नहीं भरा है। जी, मुआफ कीजिए। वो मैं तुम हम ये सब नहीं सुनने आया हूं मैं यहाँ पे, समझे? मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा। चल जल्दी से पैसा निकाल, वरना मैं तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। आलोक घबरा जाता है और वो पैसा नहीं दे पाता, जिस कारण उसे पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। जेल के अंदर, हे भगवान, ये सब क्या हो गया जी? अरे जिसका डर था वही हुआ। अब पता नहीं ये लोग कब तक मुझे इस जेल में कैद करके रखते हैं। सुनीता जल्दी से घर जाती है और सारे छोटे मोटे नए पुराने जेवर बेचकर वो घर मालिक को जाकर देती है। ये लीजिए, इन गहनों को बेचकर तो आपको किराए के पैसे से भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इन्हें रख लीजिए और अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। अरे ठीक है, अगर पहले ही दे देती तो तुम्हारा पति जेल की सैर करने नहीं जाता। घर मालिक जेल जाता है और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है, जिसके बाद आलोक को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब आलोक पर अपने ढाबे का फैसला लेने की नौबत आ चुकी थी। बस बहुत हो गया जी, अब आपको ढाबे का फैसला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में रहकर तो कोई भी आपके जायके का स्वाद चखने से रहा। मैं तो कहती हूँ बेच दीजिए इसे और शहर चलिए। गांव की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन शहर में वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है और वहां पर ग्राहक भी ज्यादा होंगे। लेकिन सुनीता, इस ढाबे को मैंने कितनी मेहनत से खरीदा था, ये तो तुम जानती ही हो ना। खैर, जो तुम कह रही हो वो भी सही है। हमारी भलाई शहर जाने में ही है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। हमारे ऊपर इतना सारा कर्ज है। इस ढाबे को बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो सारे कर्ज चुकाने में ही निकल जाएंगे। वो बात भी है जी।
आलोक और सुनीता को समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं। फिर भी वो अपने चिकन ढाबे को बेचने का फैसला लेते हैं। ये लो भाई, इस मकान की चाबी। मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें अपना ढाबा दे रहा हूं, जो मेरी जान से भी प्यारा था मुझे। अरे भाई साहब, सेंटी मत होइए, मुझे पूरा भरोसा है आपके साथ आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे भाई, अच्छा होना और मेरे साथ, ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आलोक ढाबे को बेचकर जो पैसे आते हैं उनसे अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद थोड़े ही पैसे बच जाते हैं। आलोक अब अपने दोस्त मटरू के साथ एक नई नौकरी ढूंढने लगता है, क्योंकि गांव से शहर जाकर रहने के लिए तो उसके पास जरा भी पैसे नहीं बचे थे। मटरू भाई, मुझे ऐसे नौकरी चाहिए जिससे अच्छी तनख्वाह आए। अरे भाई, आजकल अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलना बहुत कठिन हो गया है मेरे भाई, इसीलिए जो नौकरी मिलेगी उससे खुशी खुशी गले लगा लेना। आलोक को बड़ी ही मुश्किल से एक मिल में नौकरी मिलती है, वो भी 10,000 प्रति माह की तनख्वाह वाली। मजबूरी में वो उस नौकरी को करने के लिए हाँ तो कह देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात की चिंता सताती है कि वो 10,000 में अपना घर कैसे चलाएगा। तभी रास्ते में घर लौटते वक्त चिंता के मारे आलोक रास्ता भटक जाता है। उसे एक खुफिया बंगला दिखाई देता है, जिसकी खिड़की पर वो डॉन पिंटू सिंह को देखता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो दूसरा गांव है। और ये क्या? इस खंडर जैसे बंगले में ये डॉन पिंटू सिंह? इससे तो धीरजपुर की पुलिस कब से ढूंढ रही है। इसे ढूंढ निकालने वाले व्यक्ति को तो 5 करोड़ का इनाम भी मिलने वाला है। आलोक अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और फौरन अपने गांव की पुलिस को उस बंगले पर ले जाता है, और पुलिस आखिरकार डॉन पिंटू सिंह को पकड़ ही लेता है। तुमने बहुत ही समझदारी और बहादुरी वाला काम किया है आलोक। ये दरिंदा डॉन पिंटू सिंह, इसने न जाने कितने लोगों को लूटा है। अब तेरा खेल खत्म डॉन पिंटू सिंह। आलोक को पैसों का हार पहनाया जाता है और उसका पूरे गांव के सामने सम्मान और सत्कार किया जाता है। आलोक पूरे 5 करोड़ का इनाम जीत जाता है। किस्मत ने उसके आगे इतनी मुश्किलें खड़ी की, लेकिन उसे आखिरकार खुशियां मिल ही गई। आलोक सुनीता और टीटू के साथ शहर जाता है और वहां पर अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है। वो तीनों एक बंगले में रहने लगते हैं और आलोक का रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में बहुत नामचीन हो जाता है, क्योंकि सभी को उसके हाथ की बनी चिकन डिशेस बहुत पसंद आती हैं। रंजनपुर कहकर एक गांव में सुधीर नामक एक गरीब आदमी का ढाबा था, जहां वो स्वादिष्ट खाना बनाकर पैसे कमाता। उसका भाई राजेश भी उसकी इस काम में मदद करता। लेकिन इस बार गर्मी का कहर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग दिन में अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते, और ग्राहक अगर ढाबे में आना भी चाहें तो भी वो नहीं आते, क्योंकि दोपहर के समय ढाबा भी बहुत गर्म हो जाता और उस तड़कती भड़कती गर्मी में खाना खाना कोई पसंद नहीं करता। राजेश और सुधीर दोनों भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, इस गर्मी के कारण ही हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अब इस परेशानी का क्या तोड़ निकाले हम सुधीर भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या ही करें राजेश, हमें तो अब गर्मी के खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब हम इतने अमीर तो हैं नहीं जो अपने ढाबे पर एसी या कूलर लगाएं। हाँ भैया, आप सही ही कह रहे हैं। सुधीर और राजेश विचार करते हैं कि वो दोनों अब ढाबे को बंद करेंगे और कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन तभी सुधीर की बीवी अमृता और राजेश की बीवी जानकी उन्हें रोकती है। सुधीर जी, देवर जी, ये आप दोनों क्या करने जा रहे हो? आपको पता है ना ढाबे को बंद करने के बाद हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब हम और क्या ही कर सकते हैं भाभी, जो नुकसान अब हम रोज झेल रहे हैं उससे तो अच्छा है कि एक बार में ही सारा नुकसान झेल लें। हाँ अमृता। नहीं जेठ जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। हम अब ढाबे पर कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे ढाबा ठंडा रहे और उस ठंडक का एहसास लेने के लिए लोग हमारे ढाबे में आए। जानकी और अमृता दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ढाबे के चारों तरफ की खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांगती हैं, जिसके चलते पूरा ढाबा ठंडा रह सके। और सच में ढाबा ठंडा हो जाता है। अरे वाह, इस पुराने नुस्खे से तो सच में ढाबे में ठंडक आ गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सुकून भी महसूस हो रहा है। देखा, हम देवरानी जेठानी हैं ही कमाल के। क्यों जेठानी जी?
हाँ जानकी। लेकिन अमृता और जानकी के इस नुस्खे के बाद भी ढाबे में ग्राहक नहीं आते, जिस कारण राजेश और सुधीर फिर से उदास हो जाते हैं। ये क्या, अब तो ढाबे में ठंडक होने के बावजूद भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। लगता है अब हमें ढाबे का फैसला ले लेना चाहिए। यूं रोज रोज का नुकसान हम कब तक झेलते रहेंगे भैया। अभी तो गर्मी बस शुरू ही हुई है, अब और कितना लंबा समय बाकी है। ऊपर से हमारी बोनी भी नहीं हो रही है। हाँ राजेश, अब तो ढाबे पर ताला लगाने के सिवाय हमारे पास और कोई पर्याय बचा ही नहीं है। सुधीर और राजेश अपना ढाबा बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर पर ही रहने लगते हैं। सुधीर और राजेश की बूढ़ी माँ अनुजा कहती हैं, चिंता मत करो बच्चों, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब ठीक होगा तो पहले से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन करो बेरा, बस ऊपर वाले पर अपना विश्वास कम मत होने देना। राजेश और सुधीर दोनों को घर चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी था, इसीलिए वो दोनों कई जगहों पर जाकर काम ढूंढते हैं, कई जगहों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें एक भी जगह काम नहीं मिलता। वो दोनों इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से इस भीषण गर्मी में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक काम नहीं मिला। क्या दिन आ गए हैं। पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे बीतेंगे। मुझे तो बहुत चिंता सता रही है अभी से। एक दिन सुधीर एक अखबार में एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। अरे वाह, एक कुकिंग कंपटीशन, और जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 35 लाख रुपए। ये तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। भैया, आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। ये कंपटीशन आपके लिए है भैया। हाँ जेठ जी, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंपटीशन आपके लिए ही है, क्योंकि आप जैसा बढ़िया और स्वादिष्ट खाना कोई बना ही नहीं सकता। जा बेटा जा, जीता। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, फिर चाहे तू कहीं भी चला जाए। ये खास मौका अपने हाथ से जाने मत देना सुधीर जी, इस कंपटीशन को जीत कर ही आना। घर वाले सुधीर को कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सुधीर उस कंपटीशन में भाग ले लेता है। वहाँ पर देश के बहुत बड़े बड़े जजेस आते हैं और एकदम राजसी सजावट की गई होती है। सुधीर बहुत घबराया हुआ था। नमस्ते। आज इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति सबसे अनोखी, सबसे स्वादिष्ट और सबसे लजीज खाद्य पदार्थ बनाएगा, वही विजेता घोषित किया जाएगा। तो अब आप सभी का समय शुरू होता है। अब सुधीर ने अपने साथ माता रानी की छोटी सी मूर्ति लाई होती है, जिसे वो अपने साथ रखकर खाना बनाता है। वो भगवान का नाम लेता है और शुरू हो जाता है। सभी प्रतियोगी जी जान लगा देते हैं। वहाँ सुधीर का परिवार उसकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, और जब नतीजा सुनाने की बारी आती है, तब सभी जजेस को सुधीर के डिशेस ही बहुत पसंद आते हैं और सुधीर वो कुकिंग कंपटीशन जीत जाता है और उसे पूरे 35 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। जज अखिलेश को सुधीर का खाना बहुत पसंद आता है। सुधीर, कहाँ चुप बैठे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है क्या इस बात का कि तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो? तुम हीरा हो, हीरा। धन्यवाद अखिलेश सर, आप जैसे नंबर 1 मास्टर शेफ के मुंह से ये तारीफ सुनकर तो मेरा खाना बनाना सार्थक हो गया। तुमने पुराने जमाने के महाराजाओं के जमाने की खोई हुई डिशेस बनाई हैं। मीठे से लेकर तीखे तक, खट्टे से लेकर कड़वे तक, हर एक चीज एकदम परफेक्ट है तुम्हारी। सुधीर, मैं तुम्हारे साथ एक कुकिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? ये सुनकर तो सुधीर की खुशियां 7वें आसमान पर होती हैं। वो तुरंत हाँ कह देता है। जी सर, मैं आपके साथ कुकिंग शो करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य ही होगा। ग्रेट देन। सुधीर अब अखिलेश के साथ कुकिंग शो बनाता है और वो उसमें तरह तरह के पदार्थ बनाता है। और तो और कंपटीशन में जीते 35 लाख रुपयों से वो गांव में अपने रेस्टोरेंट भी बनाता है, जिनमें कूलर्स और एसी लगे हुए होते हैं। जानकी, माँ, भाभी, जल्दी आइए, सुधीर भैया टीवी पर आने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। सुधीर के परिवार वाले उसका कुकिंग शो देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें जरूरत होगी थोड़ी चुकंदर रस और पुदीने की। ये रेसिपी करीबन 674 साल पुरानी है, जब राजा गोविंदनाथ ने अपनी बेटी के लिए ये बनाई थी। हाय, नजर ना लगे मेरे बेटे को। थू 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 थू। आखिरकार इन्होंने कर दिखाया।
सुधीर की तरक्की देखकर राजेश को अब जलन होने लगती है और वो जायदाद का बंटवारा करने की बात करता है। ये तू क्या कह रहा है राजेश? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ भैया, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। मुझे बस अपना हिस्सा दे दीजिए और जानकी और मुझे अलग रहने दीजिए। राजेश की ये बात सुनकर सुधीर, अमृता और अनुजा को बहुत बुरा लगता है। राजेश और जानकी दोनों अलग हो जाते हैं और अपना जीवन यापन खुद करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ राजेश और जानकी को जलन के बदले अपनों की कमी महसूस होने लगती है और वो दोनों फिर से अपने घर लौट आते हैं और राजेश और सुधीर दोनों भाई फिर से एक साथ मिलकर अपने रेस्टोरेंट को संभालते हैं। और सुधीर अपने कुकिंग शो से बहुत मशहूर हो जाता है और आगे जाकर वो भी एक मास्टर शेफ बन जाता है। मोहनपुर कहकर एक गांव में नित्यानंद नामक एक आदमी अपनी बीवी वर्षा संग रहा करता था। नित्यानंद का गांव में एक ढाबा था, लेकिन उसके ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते, जिस कारण वो बहुत चिंताग्रस्त रहता। अब हमारे गांव में रहते ही कितने लोग हैं जो हम ज्यादा ग्राहकों के आने की आशा करें, और ऊपर से आपने ढाबा भी ऐसी जगह खोला है जहां आसपास इतने घर भी नहीं हैं और गांववासी इस तरफ ज्यादा आते भी नहीं। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी वर्षा। अब मैं इस ढाबा को खरीद कर फंस गया हूं, लेकिन नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगा। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही निकालूंगा अपने ढाबे को आगे बढ़ाने के लिए। नित्यानंद निरंतर हिम्मत जुटाता रहता। वो अपने ढाबे के पोस्टर्स और पैम्फलेट भी छपवाता और गांव में बांटता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ढाबे पर बस इक्का दुक्का लोग ही आते। नित्यानंद को अब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है, जिससे वर्षा भी परेशान हो जाती है। नित्यानंद जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, इस ढाबे को बेच दीजिए और कोई नया काम शुरू कीजिए, क्योंकि हम यूं ही अच्छे दिनों का इंतजार करते करते उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे तो और डूब जाएंगे। हाँ वर्षा, शायद तुम सही ही कह रही हो। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरे ढाबे का कुछ भविष्य हो सकता है। मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। नित्यानंद एक आदमी को अपना ढाबा बेच देता है और अब वो घर पर ही रहने लगता है। मैं तो कहती हूँ अभी कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लीजिए, उसी में पैसा है। अब खुद का बिजनेस डालने के बारे में बाद में सोचना। हाँ वर्षा, मैं कल से ही नई नौकरी की तलाश शुरू करूंगा। ऊपर वाले की दया से मुझे कोई अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल जाए बस। अगले दिन से नित्यानंद नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन जहां जहां वो जा चुका था सभी ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। जब उसे भूख लगती है तभी वो एक ढाबे में जाकर पाव भाजी खाता है। उस समय वहां पर एक आदमी उस ढाबे के मालिक से बात कर रहा होता है। जी हाँ महेश्वरी साहब, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक हाईवे ढाबा खोलूं। अरे हाँ, ये तो एकदम बेस्ट आइडिया है। हाईवे पर सफर करने वाले लोग रुक कर खाना खाने आएंगे। गांव में तो वैसे भी इतने लोग नहीं हैं, लेकिन हाईवे पर तो बहुत अच्छे से कमाई होगी। उन दोनों की बातचीत सुनकर नित्यानंद के दिमाग में भी ये ख्याल आता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छा विचार है। क्यों ना मैं भी एक हाईवे ढाबा खोल लूं। मैं घर जाकर वर्षा से इस बारे में बात करता हूँ। नित्यानंद घर जाकर वर्षा को सारी बात बताता है। तभी अरे हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। हाईवे पर तो हर आधे घंटे में सफर करने वाले रुककर खान पान करते हैं। नित्यानंद जी, हाईवे ढाबा खोलने का ये विचार बहुत ही सही है। चलो ऊपर वाले का नाम लेकर ढाबे की शुरुआत करते हैं। नित्यानंद और वर्षा दोनों ही हाईवे पर ढाबा खोल लेते हैं, जिसका नाम वो देसी तड़का ढाबा रखते हैं। नित्यानंद का हाईवे ढाबा 2 से 3 दिनों में ही अच्छे से चलने लगता है, लेकिन नित्यानंद के आ जाने से उस हाईवे का दूसरा ढाबा जो होता है वो ठीक से नहीं चल पाता। उस ढाबे का मालिक विनोद और उसकी बीवी कजरी दोनों ही नित्यानंद और वर्षा के ढाबे से जलने लगते हैं। जब तक हम इस हाईवे पर अपना ढाबा चलाते थे तब तक सब खुशहाल मंगल था, लेकिन जब से ये नित्यानंद ढाबे वाला यहाँ आया है हमारी तो खुशियों पर ही ग्रहण लग गया है। और नहीं तो क्या, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर वो स्वादिष्ट खाना बना सकती है तो हम भी कोई अनाड़ी थोड़ी हैं। हम भी दिखा देंगे उसे कि हम कितने तगड़े खिलाड़ी हैं। हाँ। हाईवे पर रुककर खाना खाने वाले ग्राहकों को नित्यानंद के ढाबे का खाना ही पसंद आता और वो लोग विनोद के ढाबे में नहीं जाते। विनोद का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। वहीं नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे की तरक्की से बहुत खुश होते हैं।
आखिरकार हमारे अच्छे दिन आ ही गए नित्यानंद जी। अब आप देखना कैसे हमारा ढाबा मशहूर हो जाता है। हाँ वर्षा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बस सब कुछ यूं ही रहे। ये देखिए, मैं ये नजर बट्टू लाई हूँ। इसे हम हमारे ढाबे के बाहर लगा देते हैं ताकि हमारे प्यारे से हाईवे ढाबा को किसी की नजर ना लगे। हाँ, हाँ हाँ वर्षा, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ जो तुम ये नजर बट्टू ले आई। वर्षा ढाबे के बाहर उस नजर बट्टू को लगा देती है। वहीं विनोद और कजरी ये सब देख रहे होते हैं और उनका पारा और भी हाई होता जाता है। ये दोनों तो हमारे रास्ते का कंकड़ बन चुके हैं। अब हम इन्हें यहाँ से कैसे भगाएं? कजरी, चिंता मत करो विनोद जी, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है जिससे ये दोनों 100% यहाँ से भाग जाएंगे, और वो भी खुद की मर्जी से। क्या क्या बात कर रही हो? लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा कजरी? ये दोनों तो चुंबक की तरह चिपक चुके हैं यहाँ डेरा जमा कर। सुनिए, रात में जब ये दोनों ढाबे को बंद करने जाएंगे तभी मैं एक भोंपू में भूतिया आवाज निकाल कर इन्हें डराऊंगी और धमकाऊंगी, जिससे इनको सब सच ही लगेगा और फिर ये दोनों सच में ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। अरे वाह कजरी, ये तो बहुत ही सॉलिड आइडिया है। ये तो पक्का काम करेगा। रात में जब नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे को बंद करने जा रहे होते हैं तब अचानक से ढाबे की लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं और उन्हें पायल की छन छन आवाज भी सुनाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है नित्यानंद जी? और ये लाइट्स, इन्हें क्या हो रहा है? अरे मुझे भी नहीं समझ आ रहा है वर्षा कि आखिर ये सब किसका संकेत है। कजरी भोपू से डरावनी आवाज निकालती है। क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है इस ढाबे में, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि ये हाईवे मेरा है। मैं एक हाईवे वाली चुड़ैल हूँ। नहीं। और अगर कल रात से पहले तुम दोनों अपने इस मनहूस ढाबे को बंद करके यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। समझ गए तुम दोनों, मूर्ख कहीं के। विनोद गुलेल से कंकड़ की गोली चलाता है और उसका निशाना सीधे ढाबे के नजर बट्टू पर लगता है, जो टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारा नजर बट्टू भी टूट गया। मतलब ये सब हकीकत में हो रहा है। ओह, हाँ चुड़ैल जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई जो आपके हाईवे पर ढाबा खोल दिया हमने। हाँ चुड़ैल जी, हम कल सुबह ही ढाबा बंद कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बख्श दो। ठीक है। डर के मारे नित्यानंद और वर्षा दोनों ही सुबह सवेरे अपने ढाबे का सारा सामान एक ट्रक में भरकर उसे खाली करते हैं। नित्यानंद बहुत भावुक हो जाता है। एक इसी ढाबे से आस थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहेगी। जी आप ज्यादा मत सोचिए, ढाबे को यहाँ चालू रखेंगे तो वो हाईवे वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। दिल पर पत्थर रखकर नित्यानंद और वर्षा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से नित्यानंद रुक जाता है और बोलता है। एक मिनट वर्षा, अगर उस चुड़ैल ने हमें अपना ढाबा बंद करने की वार्निंग दी है तो जाहिर सी बात है उसने हमारे बगल वाले ढाबे वाले को भी ये वार्निंग दी होगी। चलो अभी जाकर पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। लेकिन नित्यानंद जी, नित्यानंद वर्षा का हाथ पकड़कर उसके साथ विनोद के ढाबे के पास जाता है। तभी वो विनोद और उसकी बीवी कजरी की बातें सुन लेता है। क्या डरावनी आवाज निकाली कल रात को तुमने कजरी? तुम तो कलाकार निकली। आखिरकार वो दोनों ढाबा बंद करके चले ही गए। कजरी का प्लान फ्लॉप हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सच्चाई जानकर वर्षा और नित्यानंद के होश उड़ चुके थे। अच्छा, तो ये तुम दोनों की सोची समझी चाल थी। बहुत खूब। हाँ, तुम दोनों को क्या लगा हम डर जाएंगे? अब एक बात कान खोलकर सुन ले विनोद के बच्चे, अब चाहे सच की चुड़ैल भी क्यों ना आ जाए, मैं अपने हाईवे ढाबे को बंद नहीं करूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, चलो जी यहाँ से, डरपोक कमजोर लोग। विनोद और कजरी की बोलती बंद पड़ जाती है और वर्षा और नित्यानंद वहां से पूरे टशन के साथ निकलते हैं और फिर से अपना हाईवे ढाबा खोलते हैं। उसके जरिए खूब सारे पैसे कमाते हैं और सुखी जीवन जीते हैं।